हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम DSSB PRT पार्ट बी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे। कोर्स 501 की यूनिट जो 4 है उसको डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा हम यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें एंड सभी वीडियो आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ये जो यूनिट 4 है, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जो संगठनात्मक संरचना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसके अंतर्गत जो हमारी NCERT, SCERT, CMAT, डाइट, BRC और CRC हैं, इन सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। यानी कि जो NCERT है ये नेशनल लेवल पर काम करती है और जो SCERT और CMAT है ये काम करती हैं स्टेट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं डाइट, BRC और CRC। तो सभी के बारे में आज हम जानेंगे। और यहाँ पर UEE का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है फॉर UE वो यही सारी चीज़ें हैं और इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। उससे पहले कुछ संस्थाएं हैं, उनका जो स्थापना वर्ष है उनको भी जान लेते हैं। तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, इसकी स्थापना भी होती है 1954 में। तो ये आपको याद रखना है कि जो टेक्स्ट बुक रिसर्च है ये 1954 में एंड वोकेशनल गाइडेंस 1954 में। कुछ कीवर्ड आपको याद कर लेने हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। यानी कि जो टेक्स्ट बुक रिसर्च है और वोकेशनल गाइडेंस 1954 में। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन 1956 में और नेशनल फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर ये भी 1956 में। यानी कि बेसिक एजुकेशन और फाउंडेशन एजुकेशन ये 1956 में। आगे अगर बात करें कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशंस प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसकी जो स्थापना है ये होती है 1959 में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल, तो जो ऑडियो विजुअल इसकी स्थापना हुई 1959 में। तो इसको भी यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन और ऑडियो विजुअल 1959 में। इस तरीके से सभी के कुछ कीवर्ड आपको याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक रिसर्च 1954 में और वोकेशनल गाइडेंस 1954 एंड बेसिक एजुकेशन और फाउंडेशन एजुकेशन 1956 में। उसी तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन और ऑडियो विजुअल ये 1959 में। आगे बात कर लेते हैं NCERT की, जो कि हमारी काम करती है नेशनल लेवल पर। तो इसकी यदि बात करें तो NCERT का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को दिल्ली में हुई थी। तो स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है कि यानी कि 1 सितंबर 1961 दिल्ली, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा NCERT के पास एक जनरल बॉडी यानी कि महासभा होती है जिसमें सभी स्टेट और UT के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद और अध्यापक होते हैं। यानी कि जो महासभा होती है NCERT के पास उसमें सभी स्टेट और UT के जो शिक्षा मंत्री होते हैं, शिक्षाविद होते हैं और अध्यापक होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड मैक्सिमम जो 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम 4 अध्यापक होना ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो सरकार हमारी नॉमिनेट करती है सदस्यों को, उसमें से 6 जो सदस्य होते हैं उसमें से कम 4 अध्यापक को भी नॉमिनेट करना होता है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं कि जो जनरल बॉडी है इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं। और NCERT का सचिव जो है वो इसका संयोजक होता है। यानी कि मीटिंग कब करनी है, बुलाना वगैरह, ये जो सारा काम होता है ये एक सचिव करता है, जो NCERT का सचिव होता है। इसके अलावा NCERT की हेल्प करने वाली विभिन्न संस्थाएं भी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। NIE का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि नई दिल्ली में है। और CIET की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नई दिल्ली में है। और PSSCIVE जो कि पंडित
सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भोपाल में है। इसके अलावा RIE की बात करें तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो ये कहाँ कहाँ पर हैं, ये हैं हमारे अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में। यदि बात करें कि अजमेर कहाँ पर है तो ये राजस्थान में है, और भोपाल आपका MP में है, एंड भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और जो मैसूर है ये कर्नाटका में, एंड जो शिलांग है ये है आपका मेघालय में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और ये आपको याद रखना है कि जो NCERT है उनकी हेल्प करने वाली विभिन्न संस्थाएं हैं और कौन कहाँ पर है, एंड फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। NCERT के मेन 4 एम, तो एम भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ स्कूल यानी कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, और टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, टीचर्स को प्रशिक्षित करना, तो इनका जो प्रोग्राम होते हैं ये भी NCERT ही ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा टू स्प्रेड द एजुकेशन यानी कि शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि जो शिक्षा है उसको हम कितनी दूर दूर तक फैला सकते हैं, तो इसका प्रसार करना, यानी कि ताकि जो शिक्षा है वो सभी तक पहुंच सके, दूर दूर तक उसका प्रसार हो और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो शिक्षा का प्रसार करने का भी जो काम है ये भी NCERT के द्वारा किया जाता है, करवाया जाता है। इसके अलावा टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम, शैक्षिक समस्या का समाधान, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे करना है, ताकि जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको बेहतर ढंग से लागू किया जा सके, अच्छे से शिक्षा सभी को उपलब्ध करवाई जा सके। तो जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं उनको समाधान करना भी NCERT का ही कार्य होता है। तो ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं NCERT के, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं NCERT की भूमिका। तो स्कूली शिक्षा और शैक्षिक शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा को बढ़ाना और शैक्षिक शिक्षा यानी कि जो शिक्षकों की शिक्षा है उस पर भी काम करना। इसके अलावा अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन करना, तो जो भी अनुसंधान कार्यक्रम होते हैं उनका भी समर्थन करना NCERT की भूमिका होती है। इसके अलावा विद्वानों को उनके PhD के प्रकाशन के लिए सहायता भी NCERT के द्वारा ही दी जाती है, एंड NCERT ने NTE और NIE होगा यहाँ पर, NIE और RIE की स्थापना भी की है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ NCERT, यानी कि NCERT के कार्य क्या क्या हैं। तो ट्रेनिंग करना, यानी कि ट्रेनिंग से मतलब है जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग करवाना, ट्रेन करना, ये NCERT का कार्य है। एंड डेवलपमेंट, विकास करना, विकास से मतलब है यहाँ पर जो भी सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, तो उसका विकास करना ताकि बच्चों का भी अच्छे से विकास हो सके, तो डेवलपमेंट का कार्य भी है। एंड ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन का भी कार्य, ओरिएंटेशन से मतलब होता है कि जो भी कुछ नए नए विचार आ रहे हैं या किसी भी नई चीज़ के बारे में पता चल रहा है तो उनके बारे में दिशा निर्देश देना या उन नए विचारों को भी जगह देना, उनसे परिचित करवाना टीचर्स को, ये सारे जो काम होते हैं ये होते हैं NCERT के। एंड प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि सेवा से पहले ट्रेनिंग देना, जैसे कि जब हम BTC कर रहे थे तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इन सर्विस, यानी कि जब आप एक शिक्षक बन जाते हैं तब भी आपको ट्रेनिंग देना। एंड डिसेमिनेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर भी प्रचार प्रसार ही होता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जो करवाने का कार्य होता है वो NCERT का होता है। एंड रिसर्च करना, रिसर्च से मतलब है कि नई नई चीज़ों के बारे में खोज करना जो शिक्षा से रिलेटेड हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाना NCERT का कार्य है। एंड स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे, तो ये भी बात वही है कि जो अध्ययन से यानी कि स्टडी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है या सर्वे है वो सारे NCERT ही करता है। इसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी पॉलिसी होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना NCERT का ही कार्य होता है। कोई भी नई स्कीम आ रही है, कोई प्रोजेक्ट, किसी भी योजना के बारे में, यानी कि उन योजनाओं को या स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाना NCERT का कार्य है। एंड एडवाइस, तो सलाह भी देती है। साथ ही इंटरनेशनल रोल की यदि बात करें तो इंटरनेशनल भी रोल जो है ये भी NCERT ही प्ले करती है, यानी कि जैसे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ संस्थाएं होती हैं जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो उनसे जो कोलैब करने का कार्य होता है वो भी NCERT करती है। तो ये कुछ फंक्शन हो गए NCERT के। आगे बात कर लेते हैं स्टेट लेवल की। तो स्टेट लेवल पर जो हमारी SCERT है और CMAT दोनों की यहाँ पर हम समझेंगे
तो सबसे पहले SCERT की बात करें तो SCERT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो SCERT की जो परिषदें हैं वो लगभग 36 हैं। इसके अलावा इसमें जो इंक्लूडिंग सिक्किम, त्रिपुरा, केरला, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये NIOS में इसी तरीके से मेंशन थी, तो उसको हमने लिख दिया है। यानी कि जो SCERT की परिषदें हैं वो लगभग 36 स्थानों पर है, जिसमें से सिक्किम और त्रिपुरा और केरला, गोवा और जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है। इसके अलावा जो शिक्षा है इसको समवर्ती शिक्षा में जोड़ा गया है, इस वजह से यहाँ पर जो राज्य है वो भी काम करता है और केंद्र भी कार्य करता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं SCERT के कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट, एकेडमिक सेल और एडमिनिस्ट्रेशन सेल, जहाँ पर जो शिक्षा का जो संचालन है किस तरीके से करना है, तो ये भी एक विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है। और अकाउंट डिपार्टमेंट, यानी कि जहाँ पर लेन देन का या फिर जो भी रुपए पैसे का रहता है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं उनको पब्लिश करवाने का जो कार्य होता है वो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट देखता है। और एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा विभाग, तो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा विभाग भी होता है जहाँ पर शिक्षक को ट्रेन किया जाता है, तो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा विभाग। और एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि शैक्षिक जो अनुसंधान डिपार्टमेंट होता है, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट यानी शैक्षिक अनुसंधान विभाग, तो जहाँ पर शिक्षा के संबंध में रिसर्च वगैरह की जाती है, ये भी एक विभाग होता है। एंड एग्जाम एंड एडमिशन, तो ये जो विभाग होता है ये एग्जाम वगैरह जो भी होती हैं परीक्षाएं उनको कंडक्ट करवाना, और जो एडमिशन से संबंधित यानी कि जो प्रवेश होता है बच्चों का उससे रिलेटेड विभाग होता है। एंड UEE की बात करें तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि सार्वभौमिकरण जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग होता है वो होता है UEE, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस तरीके से करना है, ये सारे काम UEE विभाग देखता है। इसके अलावा और भी प्रमुख एक विभाग होता है जो कि होता है ICT, जहाँ पर शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है, तो ये भी एक विभाग होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं रोल ऑफ SCERT। तो राज्य शिक्षा के एकेडमिक विंग, यानी कि जो SCERT है ये राज्य शिक्षा के एक एकेडमिक विंग के रूप में कार्य करता है। और स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में बदलाव, यानी कि जो भी स्कूली शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है और शिक्षक शिक्षा में उसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है, क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो ये भी कार्य जो होते हैं वो SCERT के ही होते हैं। इसके अलावा जो नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य होता है तो ये भी SCERT का कार्य होता है। एंड शिक्षकों और शिक्षकों के प्रमुखों की नियुक्ति और स्थानांतरण करना, यानी कि जो शिक्षक हैं और जो शिक्षकों के प्रमुख हैं इन सभी की जो नियुक्तियां होती हैं, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र होते हैं, उनका जो कार्य होता है वो भी SCERT द्वारा होता है। इसके अलावा प्राथमिक स्तर, यानी कि जो प्राथमिक स्तर है यहाँ पर जो सीखने का स्तर है वो न्यूनतम स्तर रखना है, यानी कि न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध करवानी होती है। एंड आगे बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ SCERT। तो SCERT के फंक्शन क्या हैं, तो यहाँ पर करिकुलम रिवीजन ऑफ रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो पाठ्यचर्या होती है उसमें किस तरीके से संशोधन करना है। एंड पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने का जो कार्य होता है वो होता है SCERT का। इसके अलावा गाइडेंस, तो गाइडेंस देना भी इसका कार्य है, ये गाइड भी करता है कि किस तरीके से जो भी पाठ्यचर्या वगैरह है उनको संशोधन करना है, तो ये गाइड करता है। इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो शिक्षा होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से मतलब है कि जो कुल शिक्षा होती है यानी कि पूरी शिक्षा होती है, तो गुणवत्ता प्रबंधन करना, यानी कि पूरी शिक्षा की गुणवत्ता का प्रबंधन करना, तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसके अलावा प्री एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, तो ये भी सेवा से पहले और सेवा में जब आप आ जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, तो वहाँ पर ट्रेन करवाना, ये भी SCERT की भी भूमिका होती है। जैसे कि जो NCERT है वो नेशनल लेवल पर कार्य करती है, उसी तरीके से जो SCERT है वो स्टेट लेवल पर कार्य करती है। इसके अलावा कंडक्ट वर्कशॉप, तो जो कार्यशालाएं हैं शिक्षक के लिए
उनको कंडक्ट करवाना, ये भी SCERT का कार्य है। एंड इम्प्लीमेंट स्कीम एंड प्रोजेक्ट, तो जो भी नई नई स्कीम्स या प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना भी SCERT का कार्य है। तो ये कुछ फंक्शन हो गए SCERT के। इसके अलावा आगे देख लेते हैं CMAT। तो CMAT का जो फुल फॉर्म है वो है द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्था होती है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। और इसमें एक जनरल बॉडी यानी कि महासभा इसमें भी होती है, जैसे कि NCERT में होती थी, और यहाँ पर भी एक महासभा होती है जिसके जो चेयरमैन हैं वो राज्य के शिक्षा मंत्री होते हैं। इसके अलावा विंग ऑफ SCERT फॉर SS, यानी कि ये जो CMAT है ये SCERT के विंग के रूप में कार्य करता है, और फॉर SS से मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान के रूप में। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं CMAT परफॉर्म, यानी कि CMAT क्या क्या परफॉर्म करता है। तो ज्ञान हासिल करना, यानी कि ज्ञान हासिल करवाना, किस तरीके से ज्ञान हासिल करना है, ये CMAT का कार्य है। ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान को अवशोषित करने की क्षमता को भी विकसित करना है, और शिक्षण संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान भी करवाई जाए। तो ये CMAT के परफॉर्मेंस हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देख लेते हैं डाइट होता है। तो डाइट का जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये जो NPE 1986 है उसके बाद होती है, क्योंकि जो NPE 1986 आया था उसी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि डाइट की भी स्थापना होनी चाहिए, और 1986 में नवोदय विद्यालय का भी कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इसी के बाद ही जो डाइट की स्थापना है वो 1986 के बाद, यानी कि जो NPE 1986 है उसके बाद इसकी स्थापना होती है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि जो डाइट का कॉन्सेप्ट है कब आया, तो ये आता है NPE 1986 में। इसके अलावा इसके अंतर्गत 7 एकेडमिक ब्रांचेस हैं, यानी कि 7 शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर जो संस्था मेंशन है वो है PSTE, यानी कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ब्रांच, यानी कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा शाखा। और WE यानी कि वर्क एक्सपीरियंस कार्य अनुभव, ये भी एक इसकी शाखा है। और DRU यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, यानी जिला संसाधन इकाई, जो कि फॉर एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कार्य करती है, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा है और जो अनौपचारिक शिक्षा है उसके लिए कार्य करती है DRU। एंड IFIC की बात करें तो इन सर्विस प्रोग्राम फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और CMDC की बात करें तो करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन, यानी कि जो भी पाठचर्या है, मटेरियल है, सामग्री है, विकास के लिए उसका इवेल्युएशन करना। और ET यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी भी एक संस्था है। और P&M तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करना, यानी कि योजनाएं बनाना और प्रबंधन करना। इसके अलावा जो CMAT होता है ये जिला स्तर की योजना कार्यान्वयन और निगरानी करना इसका कार्य होता है। सॉरी, CMAT नहीं, यहाँ पर हम डाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो डाइट होता है ये इसका कार्य होता है जिला स्तर की जो भी योजनाएं हैं उनको कार्यान्वयन करना और निगरानी करना। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर देख लेते हैं। तो ब्लॉक लेवल पर BRC होते हैं, और BRC का जो फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी कि ब्लॉक लेवल यानी कि खंड स्तर उसको कहते हैं। और एक जो ब्लॉक होता है यहाँ पर 100 गांवों का समूह होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ 100 विलेज। और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं BEO, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और इसके अलावा जो इसका रोल होता है वो रोल क्या होता है, बच्चों को मध्याह्न भोजन देना, यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था करना, और साथ ही यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाना, शिक्षा के निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाना और जागरूकता अभियान शुरू करना। इसके अलावा कोऑर्डिनेट विद NGO एंड SHG, तो NGO जो होते हैं एंड SHG इनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, ये भी इसका रोल होता है प्रमुख। और आगे देख लेते हैं क्लस्टर लेवल। तो क्लस्टर लेवल की यदि बात करें तो CRC होते हैं, यानी कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। और जो CRC होते हैं ये 8 से 10 स्कूल का समूह होता है। तो आपको याद रखना है कि जो BRC होता है वो 100 गांवों का समूह होता है, जबकि जो CRC होता है वो 8 से 10 स्कूल का समूह होता है, जो आपस में रिसोर्स एंड मटेरियल और जो भी टीचिंग एड्स होते हैं उनको शेयर करते हैं। यानी कि जो स्कूल हैं ये 8 से 10 आपस में
ये अपने जो भी शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं उनको आपस में शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। साथ ही जो टीचर्स के भी अनुभव होते हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, उनको भी आपस में वो डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। और इसके जो हेड होते हैं तो वो उक्त विद्यालय के हेड मास्टर, यानी कि जो ये 8 से 10 स्कूल होते हैं उसमें से ही किसी विद्यालय के जो हेड मास्टर होते हैं उनको इसका हेड बना दिया जाता है। और यहाँ पर 2 तरीके से होते हैं हेड मास्टर, मतलब जो हेड होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक तो पीईओ और एक सीईओ। तो जो पीईओ होता है वो ग्रामीण एरिया में होता है एंड जो सीईओ होता है ये शहरी एरिया में होता है। तो पीईओ और सीईओ की बात करें तो जो पीईओ होता है वो होता है पंचायत शिक्षा अधिकारी, यानी कि पंचायत एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि ये ग्रामीण पर होता है। और जो सीईओ होता है ये होता है क्लस्टर शिक्षा अधिकारी, यानी कि क्लस्टर एजुकेशन ऑफिसर, जो कि होता है शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा इसके जो कुछ प्रमुख कार्य हैं, कार्य को भी देख लेते हैं। फर्नीचर का वितरण एंड सैलरी का भी वितरण करवाना, स्कूल का निरीक्षण करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाना और स्कूलों का पर्यवेक्षण करना। तो ये प्रमुख कार्य हैं इसके सीआरसी के। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे कंटिन्यू इस सीरीज़ को हम रखेंगे, तो आप लोग जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।